तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल से। ठीक है, तो पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है और एंड दूसरा वेक्टर है -3/2 ए वेक्टर। ठीक है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है -3/2 ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? और आलोक बताओ कितना एंगल होगा? 180। 180। क्यों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों भाई आलोक? बिकॉज सर एक दूसरे का माइनस ही वेक्टर है ना, अगर ये इस डायरेक्शन में तो दूसरा का उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा चलो सही बात है, डायरेक्शन बदल जाएगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 3/2। मतलब समझ में आया? ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बीच का जो एंगल है वो है पाई, मतलब कि 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ -3/2 ए वेक्टर जो हो जाएगा 3/2 ए। ठीक है, 3/2 टाइम्स हो जाएगा 1। बस इतना सिंपल सा ये फैक्ट। चलो, तो कल के क्लास में, पिछली क्लास में मतलब हमने ये देखा है कि सम ऑफ द वेक्टर्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, सम ऑफ द वेक्टर्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स के बारे में। अब आज हमको उन्हीं के बेसिस पे जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए सब लोग, लिखो। द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। जल्दी जल्दी लिखना, रिपीट नहीं करूंगा। द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दो बच्चे अभी एंट्री लिए हैं। फिर से बोल रहा हूं, द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ two forces acting at a point is 10 Newton, 10 Newton and 6 Newton and 6 Newton. ठीक है, if each forces is increased by if each forces is increased by if each forces is increased by 3 Newton, if each forces is increased by 3 Newton, full stop, find the resultant of new forces find the resultant of new forces when acting at an angle of 90 degree with each other.
at an angle of 90 degree with each other. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो मान लो पहला फोर्स F है, F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब कि डायरेक्ट ऐड कर दें, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, ये वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन, ये फर्स्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि लीस्ट रिजल्टेंट, लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव डिफरेंस, तो F1 माइनस F2 क्या लेते हैं, अभी देख लेंगे। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 6 न्यूटन। तो यहां से काम आप करिए। अच्छा, अगले लाइन में क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन फोर्सेस में जो F1 और F2 हैं, इनमें अगर 3 न्यूटन का इंक्रीमेंट हो जाए, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम F1 और F2 निकालें। ठीक है, तो F1 F2 निकालोगे तो ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड होगा तो 2F1 और यहाँ पे हो जाएगा 16, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 न्यूटन, किसी भी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, और F2 निकालो, मान लो ये वाले में रख दिया, तो ये वाले में रखोगे 8 रखोगे उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 8 यानी कि 2 न्यूटन। अब कह रहा है कि इन फोर्सेस के अंदर, ये जो फोर्सेस हैं इनमें जो है 3 न्यूटन का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 न्यूटन बढ़ जा रहा है, यानी कि जो F1 है वो F डैश हो गया, कुछ बदल गया, कितना बदल गया, 8 था उसमें से 3 ऐड कर दिया हमने, यानी कि 11 न्यूटन का हो गया, और F2 था वो भी थोड़ा सा बदल गया, 2 था उसमें 3 जोड़ दिया, यानी कि 5 न्यूटन आ गया। अब ये भी बात कह रहा है कि अगर ये फोर्सेस जो हैं 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बताइए। तो बस आप लोग बस ध्यान समझिएगा कि दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे होते हैं, तो पायल बताना कि दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √a² + b² + 2ab। 90 डिग्री पे होते हैं तो। आदित्य तुम बताओ। सर √a² + b²। वेरी गुड, यानी कि दो फोर्सेस जब 90 डिग्री पे होते हैं तो सिंपली हम √a² + b² कर सकते हैं, क्योंकि cos 90 का वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब जरा देखो, तो यहाँ पे ये दो फोर्सेस आ गए हमारे पास। ठीक है, फाइनली इनके साथ 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट को r मान लो, यानी कि √11² + 5², यानी 11 का 121 और 5 का 25, कितना आ जाएगा ये, 5 1 6 4 1 146 अंडर रूट में। आया है क्या किसी का? यस सर, आया मेरा। चलो, इसका आया बहुत तो आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a + b and a - b, find magnitude of a vector plus b vector and a vector minus b vector if a equals to 4 units and b equals to 3 units। ठीक है, and angle between a vector and b vector is 60 degree। a vector and b vector is 60 degree। चलो शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, सर रूट में 37 आया है। हाँ अभी सही आया। अब जरा देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a + b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर a + वेक्टर b का, ये होता है √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, यही होता है।
सारी Yes. चीजें दे रखी हैं, वैल्यू रख देनी है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 16 स्क्वायर 9 9 प्लस 2, 4 के 12 दूना 24 और cos 60 की वैल्यू 1 कितनी by होती 2 है? 1 by 2 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 12 है। ऐड करोगे अंडर रूट 37 आ जाएगा यूनिट्स। यस इसी तरह से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक काम करो, यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो इसमें से 12 घटाओ कितना आएगा? 13 आएगा सर। हाँ ठीक है, रूट 13 अंडर रूट 13 आएगा। हाँ अंडर रूट 13 आ जाएगा। चलो अच्छा, अब देखो ये तो कर ही लोगे तुम लोग, फार्मूला लगा के सारी चीजें कर लोगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है। मान लीजिए आपको डायरेक्शन निकालना पड़ गया तो क्या करोगे? तो अब समझो जरा, ए प्लस बी की बात करें, अगर मान लो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, मैं कैसे मान ले रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्शन तो बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये बोला हुआ है, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए। रिजल्टेंट कहीं यहीं से जाएगा आर वेक्टर। ठीक, तो मान लेते हैं कि आर वेक्टर जो है बी वाले से बना रहा है अल्फा एंगल, बी वाले से बना रहा है अल्फा एंगल। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है? गुरुजी ने ट्रिक सिखाया, देखो मैंने बदल दिया, इधर उधर कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अभी जो हमने पढ़ा था तो वहां अल्फा के साथ ए हुआ करता था, लेकिन मैं चेंज कर दिया था कि आप कंफ्यूजन में ना रहो। टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई? जिसके साथ का एंगल होता है उसको छोड़कर दूसरे वाले को लेना पड़ता है, मतलब ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, यही होगा, क्योंकि अल्फा जो है बी के साथ एंगल है। तो आपको साइन अपॉन कॉस तो रखना है, बाकी साइन कॉस के साथ वो वाला वेक्टर लेना होता है, मतलब मैग्नीट्यूड लेना होता है जिसके साथ एंगल नहीं है। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू 4, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती? साइन 60 की, अच्छा ये थीटा, ये 60 डिग्री है पूरा एंगल, तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3/2 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 4 और cos 60 यानी कि 1/2। ये 2 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, यानी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 5, 3 2 5। ठीक है, तो ये 10 अल्फा है। तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स, इसको इधर भेजेंगे तो 10 इनवर्स 2 अंडर रूट 3/5, 2 अंडर रूट 3/5। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे कि रिजल्टेंट आर इज मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स 2 अंडर रूट 3/5 विथ वेक्टर बी। वेक्टर बी से इतना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड का ऑप्शन दे देगा, मान लो अंडर रूट 37 दे दिया, फिर पहले ऑप्शन में बोल देगा कि दिस एंगल विथ वेक्टर ए, दूसरे ऑप्शन में बोल देगा दिस एंगल विथ वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बना सकते हैं, तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि ए से एंगल बना रहा है या बी से एंगल बना रहा है। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो यार। तो क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन, जल्दी लिखो, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, comma magnitude of vector a plus b is equals to magnitude of vector a minus b. For what angle between a and b, magnitude of vector a plus b is equals to magnitude of vector a minus b. शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कुछ करना नहीं है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा भैया अंडर रूट a स्क्वायर 90 डिग्री प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, यही थीटा हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, ये इक्वल होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, ये बोल रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। एक काम करो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, ठीक है, या
एक चीज इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इक्वल कब होंगे, मेरी बात समझो जरा ध्यान से, ये इक्वल कब होंगे, ये आपको इस तरह से काम करना है कि इक्वल कब हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझो, ये वाला टर्म अगर खत्म कर दिया जाए और ये वाला टर्म अगर खत्म कर दिया जाए तो बचेगा क्या, इधर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, इधर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये टर्म खत्म कैसे करेंगे हम, ये टर्म खत्म होगा थीटा अगर 90 डिग्री कर दिया जाए, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, एक ये तरीका है कि ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये दोनों 0 होने के लिए हमको कुछ और नहीं, cos थीटा बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, 2ab से 2ab खत्म, बचा क्या, इधर cos थीटा बच गया, इधर माइनस cos थीटा बच गया। ठीक है, तो एक चीज समझो, इसको इधर भेज देते हैं, इसको जो है इधर भेज देते हैं माइनस cos थीटा को, तो होगा क्या, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2 टाइम्स cos थीटा इक्वल टू 0। तो फिर देखो यहाँ पे आ गया वैल्यू, 2 टाइम्स cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, यानी 2 उधर भेजोगे 0 हो जाएगा, फिर cos थीटा की वैल्यू देखो 0 आ गया, ये वाला चीज आ गया है ना, तो फिर थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। तो इस तरह से आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, टू वेक्टर्स वेक्टर A and वेक्टर B are having magnitudes 6 units and 8 units, 6 units and 8 units। ठीक है, full stop, then find the magnitude of resultant, then find the magnitude of resultant, then find the magnitude of resultant then find the magnitude of resultant if angle between vector A and vector B is इसमें भी अलग अलग 120 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, और एक और ले लो 150 डिग्री। ठीक, तो ये करके आना। ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 यूनिट 8 यूनिट, दोनों के बीच के एंगल्स कह रहा है कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये 6 एंगल्स दिए हुए हैं, अलग अलग एंगल्स पे आपको क्या करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट का सिंपल आप मतलब समझ सकते हो कि जब सिंपली रिजल्टेंट बोल दिया तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, आर बराबर ए प्लस बी, यही है। ठीक, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन लिखना, सेकंड क्वेश्चन फटाक से। in previous question find magnitude of, यही लिख लो, find this magnitude of a minus b, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी ऊपर वाले क्वेश्चन। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
have a resultant two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them, equal to either of them, equal to either of them, then find the angle between them, then find the angle between them, then find the angle between them. तो हमने क्वेश्चन देखा तो उसमें क्या दिखा हुआ है, पहले तो हम बात कर लें कि रिजल्टेंट क्या है। देखो जब भी रिजल्टेंट कहेगा तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन जानने की जरूरत नहीं है। रिजल्टेंट का मतलब ये एडिशन है ना, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, हम जानते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कह रहा है कि जो a और b है, मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और रिजल्टेंट भी उन्हीं में से किसी के इक्वल है। मतलब आप समझिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, यानी कि r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अगर a और b इक्वल होंगे तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। मान लो b हम मान लें कि मैग्नीट्यूड है, प्लस a और b इक्वल है तो यहाँ भी 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos थीटा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब था कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, और उनके इक्वल है रिजल्टेंट, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो भी दोनों के इक्वल है, यानी ये भी बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, खत्म। किसी के अंदर ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर इधर आप 2 बी स्क्वायर काट दिए, इधर एक ही बी स्क्वायर काटे, ऐसा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ऐसा कुछ नहीं होता, कॉमन लेके कट किया हमने, ठीक है। तो बचा क्या, इधर बच गया तुम्हारा 1, इधर बच गया तुम्हारा 2, इधर बच गया 2 cos थीटा, ये इधर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा की तो वैल्यू 120 डिग्री आया। -1/2 ये आई, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो अब जरा देखो cos थीटा -1/2 कब होता है, आप देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा, ध्यान समझना, ये 1/2 अगर हम सर 150 डिग्री पे लिखा 150 पे 150 कैसे आ जाएगा, अरे cos 60 की वैल्यू होती है ना, -1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। हाँ बात तो एकदम सही 90 किया। + 60 150। हाँ वे कहते cos 120 की अगर बात करोगे तो cos 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं ना जी। अब 90 + 30 हो रहा है तो cos जो होगा कन्वर्ट होगा साइन में, ठीक है, पहली बात तो साइन में कन्वर्ट होगा, और साइन 30 हम लिख देंगे। दूसरी बात की कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 + 30, जहां पे cos निगेटिव होता है तो यहाँ निगेटिव लगेगा, तो -1/2, ठीक है। यानी कि हमको पता चला थीटा जो होगा 120 डिग्री होगा, ठीक। तो याद ये ध्यान देना है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बोलूंगा, उन पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में नोट करना है। मैं यहाँ नोट नहीं करने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप फटाफट लिखिएगा। नोट का पहला पॉइंट, ठीक है, नोट का पहला पॉइंट आपको लिखना है कि if two equal coplanar vectors, लिखो, if two equal coplanar vectors then their resultant may or may not be zero, may or may not be zero। Two equal coplanar vectors, then their resultant may or may not be zero। समझो, जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, ये हेड है दोनों का, ये, ठीक है, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये कोप्लेनर है तो, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे ये प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 कैसे होगा सर, दोनों का रिजल्टेंट 0 कैसे होगा, अगर इस तरह से कर दिया जाए, इस तरह से,
तो 180 डिग्री हो जाएंगे। ये जो होगा इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ये कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड देगा, तो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब अगर दो इक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो। सेकंड पॉइंट, if two unequal coplanar vectors are exist, if two unequal coplanar vectors are exist, then their resultant can never be 0. Then their resultant can never be 0. Then their resultant can never be 0. ठीक है, ठीक, ये याद रखें कि अगर दो अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो उनके रिजल्टेंट कभी 0 हो ही नहीं सकते अगर वो नॉन कोप्लेनर हैं तो, सॉरी कोप्लेनर हैं तो। जैसे मान लो ये अनइक्वल है, तो यहाँ पे मान लो ये 2 मैग्नीट्यूड का है, ये 3 मैग्नीट्यूड का है, तो अनइक्वल हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, यही एक कंडीशन होती है कैंसिल आउट करने की, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि कभी 0 नहीं होगा। अगला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर द रिजल्टेंट ऑफ, ऐसा लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ, थर्ड नंबर, द रिजल्टेंट ऑफ two non-coplanar vectors, the resultant of two non-coplanar vectors can never be 0. Can never be 0. दो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकते। मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इक्वल अनइक्वल कुछ नहीं यूज किया है, मतलब वो कैसे भी वेक्टर हो, इक्वल हो अनइक्वल हो, अगर वो नॉन कोप्लेनर हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता, ठीक। जैसे मान लो एक वेक्टर किस वाले प्लेन में लाई कर रहा है, एक वेक्टर किस तरह से लाई कर रहा है, ठीक, तो इनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा। हो सकता है इस तरह से लाई कर रहा हो, इस तरह से कुछ एंगल पे लाई कर रहा हो, तो इनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। ये इक्वल है तो भी और अनइक्वल हो तो भी, अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज का जो हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। क्या देखना है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या सिंपली आप कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक, ठीक। मतलब सिंपल सा क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है कि कोई भी अगर किसी प्लेन में अगर दो या दो से अधिक वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन वेक्टर्स को एक दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, किसी प्लेन में दो या दो से अधिक वेक्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। तो अभी मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहा हूं मैं। फिलहाल हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, सिंपल सी बात, ठीक। जैसे मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो है हमारा ये वाई एक्सिस है, ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है आपको भी पता चल चुका है, सिंपल जो है इस तरह से। इसको हम बोल दे रहे हैं कि ए वेक्टर है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है? ए वेक्टर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है? कुछ अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर, ठीक। तो होता क्या है कि इस ए वेक्टर को
अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। ठीक, इस ए वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट होगा और इसी ए वेक्टर का एक वाई कंपोनेंट होगा। जो मैं बताने जा रहा हूं जरा कान खोल के सुनिए। ठीक, क्योंकि हर जगह ये यूज आता है, तो मैं तो भैया जो बताऊंगा उसी हिसाब से हर जगह करता हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, जरा ध्यान दें। जैसे मान लो ये ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर का एक्स के तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको ऑब्वियस सी बात है हम एक्स कंपोनेंट कहेंगे। तो ए वेक्टर का एक्स की तरफ जो कंपोनेंट होगा, तो एक चीज समझना, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये ऐसा, ये होगा एक्स कंपोनेंट जिसको हम ए एक्स से दिखा रहे हैं। ठीक, और ये होगा वाई कंपोनेंट जिसको हम ए वाई से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ, लिखते रहिएगा, ए वेक्टर, और ये ए वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, देखो ये वाई, ये जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे भी आएगी, तो हम इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, वाई कंपोनेंट। ठीक, ये बात समझ में। अब जरा देखो, जरा इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, तो तुमको दिखेगा कि cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस मतलब ax अपॉन हाइपोटेनस यानी कि a। और एक बात मैंने आपको बता रखी है कि कभी भी यहाँ भले ही मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया है, ये a वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ यहाँ पे यूज करेंगे हमेशा मैग्नीट्यूड आप लोग। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ax अपॉन a। ठीक, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, ये a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a cos अल्फा, कितनी आ जाएगी, a cos अल्फा। ये बात क्लियर। दूसरी बात, अगर आप इसी ट्रायंगल में साइन अल्फा की बात करो तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए वाई अपॉन ए। ठीक, ये होगी। इसका मतलब यहां से अगर आप ए वाई निकालते हो, इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा। समझ रहे हो, तो ये वाई कंपोनेंट आ गया हमारा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो, आने वाले टाइम में हम जब करेंगे तो इसको मैं इस तरह से कहता हूँ, देखो ये प्रोसेस आना चाहिए तुमको, ये प्रोसीजर आना चाहिए तुमको कि हमने राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना के ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लिया है। ठीक है, ये प्रोसीजर आना चाहिए। लेकिन अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना कि इस तरह से भी कर सकते हैं हम सिंपली। जैसे मान लो ये ए है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, देखो ए वेक्टर का एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ए वेक्टर का एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, मतलब हम ए को क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ले जा रहे हैं, ए को क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ले जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे एंगल था अल्फा, मतलब हम एंगल के तरफ जा रहे हैं। मैं ऐसे बताता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, एंगल के तरफ जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, फोर्सेस में ये चीजें बहुत यूज होती हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, रोटेशन में, हर जगह। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, वर्क एनर्जी पावर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ये जो यहाँ दिख रहा है, इसको हम एंगल के तरफ ले जा रहे हैं। तो जब भी हम एंगल के तरफ ले जाएंगे तो कॉस कंपोनेंट आता है। सिंपल सा, मैं ये बच्चों को समझाने के लिए बताता हूँ, ट्रिक आप कह सकते हो, लेकिन प्रोसीजर हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। ठीक है, तो जब भी हम एंगल के तरफ जाते हैं तो कॉस कंपोनेंट आता है, मतलब ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। और जब भी हम एंगल से दूर जाते हैं, जब भी हम एंगल से दूर जाते हैं, यहाँ पे आए ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा। मतलब एंगल के ट्रिक मैं क्या बताता हूँ, सिंपली ट्रिक मैं बताता हूँ। पहला, टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट। दूसरा, अवे फ्रॉम एंगल साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो एंगल के तरफ आएंगे तो कॉस कंपोनेंट, एंगल से दूर जाएंगे तो साइन कंपोनेंट। बाकी प्रोसीजर आप ट्रायंगल से समझ ही गए। ठीक, तो ये एक्स कंपोनेंट आया, ये वाई कंपोनेंट आया। अभी रिप्रेजेंट नहीं हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन अभी इस तरह से नहीं होता है, अभी वो दूसरे तरीके से होता है।
ठीक है, तो अभी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक, फिलहाल जो है इसको नोट करिए। तो समझना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझना यह है कि इस ए वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने से पहले एक चीज हमको बहुत पढ़ना जरूरी होगा, जिसको हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या नाम देते हैं? यूनिट वेक्टर्स। ये आपको ध्यान देना है कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो सिंपल याद रखो, नाम ही क्या बता रहा है, नाम ही क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब वन। ऐसे वेक्टर्स, ध्यान दो, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट हो, पहली बात। दूसरी बात कि डायरेक्शन सिमिलर टू द वेक्टर। वेक्टर के सिमिलर हो डायरेक्शन, मतलब क्या कहने का है, मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर, ये ए वेक्टर इधर की तरफ है, ये ए वेक्टर इधर की तरफ है, तो इसका यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना है तो किस तरह से लिखोगे, इसी के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर हम लिखेंगे जिसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप। देखो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे मान लो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे आप, ए कैप, या आप ई ए कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, ई ए कैप भी लिख सकते हो। तो ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे समझना, सिंपल सा बात यह है कि डायरेक्शन जो होना चाहिए हमारे वेक्टर के ही डायरेक्शन में होना चाहिए, बस इसका जो लेंथ होगा वो 1 यूनिट हो जाएगा। आप लेंथ कह लो या मैग्नीट्यूड कह लो। ठीक है, यानी कि एक बात समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप जो होता है वो क्या होता है, 1 यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ये बात आपको क्या करनी है, दिलो दिमाग में बसा के रख लेनी है। क्या बात है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। दूसरी बात कि अगर मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है आप, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर, मतलब कि जो वेक्टर से निकालना है हमको, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये आपको याद रखना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी और बातें हैं, नोट करिए पहले इतना। अब जरा ध्यान देना है, अब ध्यान देना है कि यूनिट वेक्टर हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन सिमिलर हो, लेकिन हमारे वेक्टर्स में सिंपलिसिटी के लिए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स को स्पेसिफाई कर दिया गया, उसका एक सिंबल दे दिया गया। सिंपली आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो देखें क्या कह रहा हूं मैं, देखो जरा कि सिंपल सा फैक्ट समझो, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो यूनिट वेक्टर अगर पहला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, मतलब आई कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। आई कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। दूसरा, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक है, और तीसरा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। ठीक है, तो ये आपको ये बात बहुत याद रखनी है, और आपने वेक्टर्स कभी भी पढ़ा होगा तो आई जे के ही टर्म में दिए रहते हैं।
तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चल, तो हम तो अपना रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जरा रब करूं। अब जरा देखना, यहाँ पे हमको इस ए वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करना है, रिजॉल्व करना है अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आप एक चीज समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो कि ये ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में ये जो है इस तरह से, मतलब क्या पूछ रहे हो भाई? हाँ हाँ भेज दो। अब जरा देखो, अब मेरी बात ध्यान समझना, एक्स एक्स डायरेक्शन में जो है यहाँ पे आपका जो ax हमने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसको आप ax वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये वेक्टर बताने लगेगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, y डायरेक्शन में एरो इधर, y डायरेक्शन में ये जो है, ठीक है, ay हमने मैग्नीट्यूड यानी लेंथ रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन इसको हम ay वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल की अगर बात करोगे, इस ट्रायंगल की अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो है ये देखो, ये जो हेड है ax का जो हेड है वो ay के टेल से जुड़ा हुआ है। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा लॉ यूज हम करने जा रहे हैं सार्थक? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ab। अबे यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा लॉ यूज करने जा रहे हैं गधे, मतलब कि यहाँ पे लॉ। हाँ बोलो बोलो पायल। ट्रायंगल। ट्रायंगल, चलो तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं, मतलब हेड टेल जुड़ा हुआ है, यानी कि ax और ay को ऐड करने जा रहे हैं। तो जब आप ax ay को ऐड करोगे तो ये देखो टेल टू टेल और हेड टू हेड जुड़ा है, तो ये रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यानी a वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बाबू एक चीज समझना, यहाँ पे हमको पता है, ध्यान से समझना, हमने देखा कि a कैप इज इक्वल टू होता है a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर को सिंपली a भी लिख सकते हैं, बता दिया था मैं रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a को सीधे a लिख सकते हैं। तो एक चीज समझना, इसको इधर भेजो, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि a वेक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, a इंटू a कैप, a इंटू a कैप, मतलब मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो एक बात आप ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो वेक्टर फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या जो मन करे वो हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको क्या करते हैं हम, वेक्टर, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो क्या मैं बताने वाला हूँ, कि ax वेक्टर है, ax वेक्टर है, इसको जो है हम इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो ax का डायरेक्शन किधर है, x के अलोंग, और अनुष्का बताओ x के अलोंग यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x के अलोंग यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। आई स्क्वायर। हाँ, यानी हमको दिख रहा है कि किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड इनटू उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह से ax वेक्टर को हम ax इंटू आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। ठीक है, प्लस ay वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, यानी कि हमने क्या करा, हमने वेक्टर a को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ax i कैप प्लस ay j, इतनी बात आप याद रखो। यानी कोई वेक्टर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो अब हमने इसको वेक्टर को तो रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसका मैग्नीट्यूड की बात आ जाए कि मैग्नीट्यूड देख लिया जाए। मास्टर साहब रटना है क्या, एकदम नहीं रटना है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, ये यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल की बात करोगे तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, क्योंकि दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हम यहां से एक बात समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ध्यान से समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आने वाला है। सिंपली हम इसको ए भी लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, माइक ऑफ करो यार। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि इस ट्रायंगल की मदद से हमने देखा। मतलब अब समझो, आपके न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्म में जो है, आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर इस फॉर्म में जो है वेक्टर लिख के आएगा, तो फिर से ट्रायंगल नहीं ना बनाने लगोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो हमको समझ में आया कि हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर ले तो हमको क्या मिल जाए, मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो किसी भी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो आप जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए वेक्टर को हमने लिख दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ए एक्स की वैल्यू क्या आई थी, अगर तुम पीछे पलट के देखो, अगर लिखे हो या स्क्रीनशॉट लिए हो, तो ए एक्स की वैल्यू आई थी ए कॉस अल्फा। मतलब ए एक्स की जगह आप ए कॉस अल्फा लिख सकते हैं, और ए वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन अल्फा। ठीक है, तो ए वेक्टर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक, व्हाट इज दिस अल्फा, अल्फा ये एंगल है, आपको ध्यान देना है। कौन सा एंगल है, ये एंगल निकलेगा कैसे सर, तो देखिए इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ। बेसिकली हम tan के टर्म में जो है एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं वेक्टर्स में। तो tan के टर्म में देखोगे तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ax अपॉन सॉरी ay अपॉन ax, ay अपॉन ax। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स ay अपॉन ax। इस तरह से जो है आपको काम करना है। मतलब अगर मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है और बोल दिया जाए कि ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो आप कुछ करोगे नहीं, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट कर दोगे, हमारा एंगल निकल के चला है। ठीक है, बाकी इस तरह से भी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे 2D प्लेन का रिप्रेजेंटेशन। किसमें था, 2D प्लेन का, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट का था। जब 2 डायमेंशनल प्लेन हो सकता है एक्स जेड हो सकता है वाई जेड हो, है ना। तो 2 डायमेंशनल प्लेन का जो था ये क्या था, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मान लो 3D प्लेन हो जाए तब क्या करोगे, तो 3D प्लेन का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो 2D प्लेन में हमने देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होते हैं। यूनिट वेक्टर्स के बारे में समझ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स के बारे में समझ गए। ठीक, अब हम देखते हैं कि 3D प्लेन में जो है कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3D। ठीक, आपका जो रूम है जहां बैठे हो 3D स्पेस। अब जरा देखो, तो यहाँ पे क्यूबॉइड में फॉर्म करता हूँ। ये 3D स्पेस है, ठीक है, क्यूबॉइड है। इसको ओरिजिन मान लिया जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये चलो जेड एक्सिस अंदर हो जाएगा, हो जाओगे कंफ्यूज। एक काम करो, इसको ओरिजिन मानो, ये एक्स एक्सिस, एक मिनट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर की तरफ क्या है, जेड एक्सिस है। तो सारे के सारे जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब जरा देखना, इस 3D स्पेस में एक पॉइंट माना हमने, इस 3D स्पेस में एक पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट। ये जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से जो है ये गामा एंगल बना रहा है। वैसे जेड एक्सिस ऐसा नहीं है, इस तरह का है, जेड एक्सिस इस तरह का है, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है गामा एंगल बना, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कि ये वेक्टर अच्छे से पढ़ना, मैथमेटिक्स का वेक्टर मैं यही निपटा देता हूँ फिजिक्स में ही, तो शायद आपको पता चला हो।
तो मैथमेटिक्स का वेक्टर जो होता है, वेक्टर अलजेब्रा, वो मैं यही निपटा देता हूँ। आधा ज्यादा क्या 80% वहां जाके न्यूमेरिकल करना होता है, फिर हम 3D पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब बातें। तो इतना फिजिक्स में भी यूज आता है, मैथ का भी यूज। अब जरा देखो, अब आते हैं हम यहाँ पे, ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना है, ये है, इसी तरह जेड पे बना होगा, तो ये जो लेंथ है ये ए वाई है, मतलब वाई डायरेक्शन में, ये जो लेंथ है ये ए एक्स है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये वाली लेंथ ए एक्स। ठीक, इसी तरह से जेड में होगा, जेड कंपोनेंट, क्योंकि 3D स्पेस है तो मैं अभी दिखा नहीं सकता, तो एक्स और वाई का हम करके देखेंगे, उसके बाद जेड का आप सिमिलरली ले सकते हो। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना बाबू, यहाँ पे समझो, ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो 2D स्पेस होता तो हम लिख देते सिंपली ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, वाई में मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। सिमिलरली बस यहाँ पे एक ऐड कर देना है कि जेड में मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा 3D स्पेस में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दूसरी बात कि अगर ये नहीं होता, केवल ये दोनों होते, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे जो आप मैग्नीट्यूड लिखोगे उसको अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बस एक ऐड कर दोगे ए जेड स्क्वायर। मैं रटवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें बहुत आसानी से आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको 3D दिमाग दौड़ाना पड़ता है। जैसे ये यहाँ ये जो ए है ना, ये आपको इस प्लेन में दिख रहा होगा, क्योंकि बोर्ड पे 3D डायग्राम यहाँ बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेन में दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि अरे सर ऐसे कैसे, ए जो है ए वाई स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर के बराबर है अंडर रूट में, लेकिन नहीं, इसका भी एक कंपोनेंट होता है, बीचों बीच कहीं इसमें बीच में हवा में होगा। ठीक है, जैसे आपका रूम है तो बीच में हवा में कहीं एक पॉइंट मान लो, तो उसकी मदद से 3D जब स्पेस आता है तो वहां पे जो है आपको तीनों एक्सिस का स्क्वायर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीनों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब जरा यहाँ पे ये ट्रायंगल में देखना, ये ट्रायंगल में अल्फा क्या है, अल्फा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस है। तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए। इसी तरह से कॉस बीटा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा, ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाले ट्रायंगल में, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस, बेस मतलब ये कितना है ए वाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए, यानी कि ए वाई अपॉन ए। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरह जो है कॉस गामा आ जाएगा, कॉस गामा मतलब गामा किससे बन रहा है, ए और जेड एक्सिस से एंगल बन रहा है गामा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे एक्स एक्सिस से था तो ए एक्स अपॉन ए, वाई एक्सिस से था तो ए वाई अपॉन ए, इसी तरह से जेड एक्सिस के साथ था तो ए जेड अपॉन ए, ये आएगा। इतनी बात क्लियर। ये जो आया है बाबू, इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब कि अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, जैसे ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे वेक्टर दे दिया, बोला कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको यही लिखना होगा, ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूं, आप कॉपी में लिख लीजिए। क्या है बात कि यहाँ पे अगर मान लो निगेटिव लगा रहता, माइनस साइन लगा रहता, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ता, तो जो साइन लगे रहते हैं उसके साथ लेना पड़ता है। इसको बेसिकली एल से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस वाले को, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस वाले को, और जेड को क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन क्या, एल, वाई के लॉन्ग एम, जेड के लॉन्ग एन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब हम फटाक से आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से देखो 5-10 मिनट और। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन एल, मतलब cos अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, cos बीटा इक्वल टू ए एक्स ए वाई अपॉन ए, cos गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए और एन। तो ये याद रखिएगा कि एंगल कैसे बन रहा है, अल्फा जो है एक्स एक्सिस से, बीटा जो है वाई एक्सिस से, और गामा जो है जेड एक्सिस से। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं करता हूँ एल एम एन की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर,
इसको अगर क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा? वन अगर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को स्क्वायर किया जाए, सबने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, वैसे ये वैल्यू 1 आएगी। कैसे आएगी? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे आएगी। यहाँ पे एक चीज समझो, कैसे आएगी यार? बताइए सर। बात तो एकदम सही है। अरे तो आपको क्या समझना है, एल एम एन की जगह कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमने लिख दिया, ठीक। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू कितनी है? ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए और ए जेड अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जल्दी से वैल्यू पुट करो, ए एक्स अपॉन ए यानी कि ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, ए वाई अपॉन ए का स्क्वायर क्योंकि कॉस बीटा की वैल्यू ये है, और ए जेड अपॉन ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब जरा देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि नीचे ए स्क्वायर कॉमन आया है ना, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले ले, अंदर क्या बच जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये देखो ये है क्या, आप देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये यही तो है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया? बराबर आ जाएगी। तो जब बराबर आ जाएगी यानी कि ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे से कट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये आपको क्या याद रखना है, ये सब चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो भी समझ गए, और मैग्नीट्यूड कैसे आता है वो भी समझ गए, और जो है यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिजॉल्व करना है वो भी समझ गए। तो चलो एक बार फिर